नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का अनुष्ठान शुरू हो गया है, महायज्ञ शुरू हो गया है। देश की 543 लोकसभा सीटों की काउंटिंग शुरू हुई। हालांकि 542 सीटों के आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देखना होगा कि देश भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि कौन हैट्रिक मारेगा और कौन अपने वनवास के दिनों को वापसी करेगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर तीसरी दफा हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी 10 साल की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल के वनवास को वापस कर पाएगी या 10 साल का जो वनवास रहा है उसमें कितना बड़ा हैट्रिक लगा पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को मुद्दों पर घेरती रही है। और लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा दिन है आज का ऋषिका। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, क्योंकि आज आपको बता दें 542 सीटों का सर्वेक्षण जो है वो आपको बताएंगे। 542 इसलिए क्योंकि गुजरात की एक सूरत सीट पर पहले ही वहां से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दे दी चुकी है और 542 सीटों की आज जो है मतगणना होनी है, जिसके बाद पता चलेगा कि जिस तरह से क्या बीजेपी 370 पार का दावा कर रही थी और पूरे एनडीए का 400 पार का जो दावा था वो पूरा हो पाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर पाएंगे या फिर 10 साल बाद फिर से एक बार कांग्रेस वापसी करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से एक एक सीट का सर्वेक्षण आता है। चुनावी मतगणना जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इससे पहले आज, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी हमारे जो संभावित आंकड़े थे उसमें भी एनडीए जो है वो जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं मनीष जी, मोदी लहर यहां पर थी। बिल्कुल ठीक है। और देखना होगा कि अब बस कुछ ही घंटों का बाकी है समय। देखिए, सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी रहेगी कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बताया कि 543 में से 542 जो सीटें हैं उनके ही नतीजे आएंगे। सूरत जो एक सीट है उसके जो नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से देखिए अभी 8 बजे के बाद में जो पोस्टल बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती शुरू होगी, उसके बाद में ईवीएम जो मशीन की खोली जाएगी 8:30 बजे के बाद में ईवीएम मशीनों की गिनती की जाएगी। इसके अलावा देखिए, हम यहां पर देखें कि लगातार बीजेपी अपनी 370 और 4 से पार का जो नारा रहा है उस पर अडिग रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं ईवीएम पर दोष देती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा कि कल ही जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर की तमाम सवालों के जवाब विपक्ष के दिए, और ये पहली बार है ऋषि का जब 1952 से लेकर की 2019 तक के लोकसभा चुनावों में मतदान के बाद में इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया और हर एक बिंदुओं पर उन्होंने नजर डाली। और उन्होंने देखिए, जयराम रमेश ने किस प्रकार से आरोप लगाए, दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार से आरोप लगाए, भूपेश बघेल ने किस प्रकार से आरोप लगाए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, तमाम आरोपों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया। और उन्होंने यही कहा कि शक का कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा कई अहम टिप्पणियां भी की, जिस पर अब देखिए जो बात साबित होगी कि चुनाव आयोग ने जो कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वोटिंग का, वो भी बिल्कुल यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी ऋषिका कि आज जब नतीजे घोषित होंगे या अभी ईवीएम की जो गिनती है, वोटों की गिनती वो शुरू होगी, तो उसके बाद से विपक्ष का क्या रवैया रहता है, क्योंकि लगातार वो ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर यहाँ पर देखिए निशाना साधता रहा है, आरोप लगाता रहा है। लेकिन जब नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, उसके बाद में क्या रवैया बदलेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, क्योंकि हमने पहले ही देखा आज मतगणना का दिन है, आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। परिणाम का इंतजार क्योंकि सभी को था, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे जनता हो, बेसब्री से सब परिणाम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर ईवीएम हो, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों से ज्यादा मिलती है, यानी कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब देखिए, आरोप लगाने का सभी का अधिकार है। जैसे कि कल भी चर्चा हुई थी तो ये कहा गया था, देखिए आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने का आपके पास कोई प्रूफ भी हो, किन्हीं तथ्यों के आधार पर आपने यहाँ पर आरोप लगाए हो। हमने देखा, जैसे कि मनीष जी आपने जयराम रमेश का जिक्र किया, यहाँ पर कांग्रेस नेता उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने 150 जीएम को कॉल करके धमकाया है। तो ये बातें तक सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे पहले तो आपको बता दें
1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मतदान के बाद और परिणाम के पहले इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। और ये देखिए, जिस तरह से जनता के सामने गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा था, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो जरूरी भी था। इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम को लेकर भी फैसला आ गया है, बैलेट पेपर को लेकर भी फैसला आ गया है, और आज ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है। कई सारे हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। किस तरह से मतगणना को लेकर स्थितियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर की गई है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मतगणना को लेकर इस बार सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है कल से इसको लेकर, क्योंकि बहुत पहले से हालांकि इसको लेकर तैयारियां थी, लेकिन आज मतगणना को लेकर अहम तैयारियां की गई। मतगणना की शुरुआत भी बस कुछ ही देर में होने वाली है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटें, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना वहां पर कराई गई है। और इससे पहले ही आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर आपका ध्यान हम केंद्रित भी करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देशवासियों को एक लेटर लिखा कन्याकुमारी से ध्यान से वापस आने के बाद, मनीष जी, जहां पर उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी। आखिरी में उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने 50 साल आगे का जो लक्ष्य है वो तय किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये कह चुके हैं कि हमें भी 25 साल चाहिए जो देश को समर्पित हो। यानी कहीं ना कहीं देखिए, अब बीजेपी तो पहले से आश्वस्त है कि हम जीतने वाले हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, यानी मोदी 3.0 की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। और देखिए, आज मंगलवार का दिन भी है और किसका मंगल होने वाला है, तस्वीरें कुछ ही देर में साफ हो जाएगी जब काउंटिंग होगी और जो जनता का जनमत है ईवीएम से निकलकर सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, तो किसका मंगल होगा ये तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन हम देखिए, अब सीटों पर हम बात करें या स्टेटों पर बात करें, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कुछ 4 बड़े चेहरे, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया है गुना से, इसके अलावा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है, विदिशा से हम देखें तो शिवराज सिंह है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति की है, एक राजनेता के तौर पर अब वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखें कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़, क्योंकि हमेशा देश की राजनीति में इसी का ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ संजय गांधी और कमलनाथ, तो वही कमलनाथ की आज अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि देखिए 10 दिन तक लगातार जिस जहां पर मुख्यमंत्री रहा हो वहां की तस्वीरें क्या हो सकती है। देखिए डॉक्टर मोहन यादव 10 दिन तक वहां पर डेरा डाली थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई रैलियां उन्होंने वहां पर की है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी अब सेंधमारी करेगी। अगर छिंदवाड़ा में अगर सेंधमारी कर ली तो इंदिरा गांधी का दूसरा हाथ टूट जाएगा। इसलिए देखना होगा, ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होगी, नतीजे बड़े दिलचस्प होंगे। मंगल किसका होगा, क्योंकि वहां पर हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी बनाया गया है, नकुलनाथ के द्वारा बनाया गया है और वो बड़ा फेमस मंदिर है। वहां पूजा अर्चना करने के लिए जाते, काउंटिंग से पहले भी गए। अब मनीष जी देखना होगा कि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी किसका मंगल करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि 2 से 3 अनुमान यहाँ पर लगाए गए थे। एक तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं क्लीन स्वीप यानी बीजेपी कहीं करती हुई दिखाई दे रही थी। कहीं एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि 28 और 1 का अनुमान रह सकता है, यानी 28 जो है वो बीजेपी के खाते में और 1 सीट जो छिंदवाड़ा को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। लेकिन इस बार स्थिति वहां पर भी बेहद दिलचस्प है। तो मध्य प्रदेश की ये बात करते, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें और लगातार हम ये कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश पर अपनी पैठ बैठा ली उसी का देश पर राज होता है। यानी 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा जिसके खाते में गई प्रधानमंत्री उसी पार्टी का मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस बार अगर हम देखें तो जातीय समीकरण के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो है प्रधानमंत्री की ओर से भी और इसके साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गजों की ओर से भी ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, और मुद्दों पर मुद्दे उछाले गए, सिक्कों पर सिक्के उछाले गए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां से दिल्ली यानी कि केंद्र की जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसका रास्ता होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं जहां पर सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के तौर पर अगर देखें या सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हुए। इसी का हमने कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि जो सबसे ज्यादा
प्रधानमंत्री देने वाला राज्य ही उत्तर प्रदेश है और वहां की तस्वीरें आपको थोड़ी ही देर में बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या वहां पर तस्वीरें बनने वाली है, किसके पल्ले में कितनी सीटें जाती है। लेकिन देखना यह भी होगा, तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होगी कि वहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो वीआईपी सीट है वाराणसी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए कन्नौज से अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं वो भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो पारंपरिक सीट रही है, गांधी परिवार की जो सीट रही है, उस पर भी अब दिलचस्प नजारा होने वाला है। कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखें वहां पर कि गांधी परिवार की जो सीटें हैं उस पर कौन कब्जा करने वाला है। राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली, रायबरेली से देखिए वहां पर अब वो चुनावी मैदान में है। अब देखिए इसके अलावा कन्नौज की अगर हम बात करें, मैनपुरी की अगर हम बात करें, इसके अलावा गोरखपुर की अगर हम बात करें, तो ये जो तमाम सीटें हैं, ये वीआईपी सीटें हैं, लेकिन ये हॉट सीट भी है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन पिछली बार का अगर हम ऋषि का आंकड़ा देखें तो 62 सीट 80 में से 62 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। और इसके अलावा अब तस्वीरें ये भी है, लेकिन इंडिया गठबंधन, हमने जब अभी इंडिया गठबंधन को लेकर और एनडीए गठबंधन को लेकर जो एग्जिट पोल निकाला था उसमें 72 सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बार दिलचस्प और कड़ी टक्कर के साथ में 10 सीटें प्लस में जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसका ही कहीं ना कहीं ये कमाल देखने को मिलेगा कि 10 सीटों की बढ़त के साथ में एक बार और बीजेपी वहां पर सशक्त होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर यहां पर अगर 72 सीटें अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत जाता है तो ये सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीरें होगी, क्योंकि यही वो आंकड़ा रहेगा जो 400 पार का आंकड़ा तय करेगा। ऋषिका बिल्कुल ठीक कहा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप यहाँ पर स्थिति समझा रहे थे मनीष जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम बिहार और बंगाल की भी बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बंगाल की रही है, बिहार की रही है। अब देखिए बंगाल से भी आप बात करें तो टीएमसी, क्योंकि वहां पर जो वहां की स्थानीय पार्टी है उसका कब्जा बंगाल पर रहा है। लेकिन बंगाल की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर हाईकोर्ट का जो फैसला आया हो वो मुद्दे को हवा देना हो, तो ये तमाम मुद्दे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बंगाल में भी उठाए गए, बिहार में भी, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें वहां से आती है, तो बिहार में भी बड़ी जीत इस बार बीजेपी को मिलती नजर आ रही, जिस तरह से हमने एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं। इसके साथ साथ अगर हम दक्षिण की बात करें मनीष जी, तो दक्षिण को अगर लेकर हम यहाँ पर देखते हैं तो दक्षिण में कहीं ना कहीं स्थिति ये नजर आ रही है, अब जिस तरह से तैयारियां की गई थी, इस बार अगर बीजेपी दक्षिण में भी अपने पांव जमाने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसे बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की गई और दक्षिण में एक एक मुद्दे को उठाया गया। अब चाहे वो वायनाड से राहुल गांधी के लड़ने को लेकर आप ले ले, या फिर जिस तरह से उन्होंने दूसरी बार वहां पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर, क्योंकि वहीं से बात निकल कर आई कि मुस्लिम की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो वहां पर की जा रही है, धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो वायनाड से उठाए गए जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे पहली बार और वहां पर उन्होंने रैली की। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हम ये कहते हैं कि बीजेपी जब तैयारी करती आई है तो युद्ध स्तर की वो तैयारी करती है, कई साल पहले से इसकी रणनीति बनाई जाती है। और क्योंकि हम पहले से चर्चा करते आए हैं कि जब हम विपक्ष की एक तरफ बात देखते हैं तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ते हैं, उनका भी यही कहना होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसी चीजों में पीछे रह जाता है, क्योंकि उनकी तैयारियां पूरी नहीं होती। अब 5 साल के चुनाव, अगर आप 6 महीने पहले उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे और अनर्गल मुद्दे उठाएंगे, टिप्पणियां करेंगे, तो कैसे जनता आप पर भरोसा करेगी? और देखिए इसकी वानगी इसी बात से दिखाई देती है कि जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जब यहाँ पर घोषणा हुई उसके बाद भी राहुल गांधी यहाँ पर नया यात्रा करते रहे। हम भी लगातार अपने कार्यक्रमों में ये कहते रहे कि जिस बड़े नेता को इस समय केंद्र में होना, वहां पर दिल्ली में होना चाहिए, वहां से रणनीति तय करनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहां से लड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा, जनता के सामने आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ये चीजें जब तय करना चाहिए तो उस वक्त राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। राहुल गांधी को लेकर मनीष जी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी 2 सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा इस पूरे चुनाव में रही, और हमने देखा कि बड़ी चुनौती ये है। अब अमेठी की अगर आप बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने जब देखिए राहुल गांधी की घोषणा नहीं हुई तो ये कहा गया कि उनके सामने घुटने उन्होंने टेक दिए, हार गए, उन्होंने उठाया था कि क्या डर गया, क्या ट्वीट किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि जब रायबरेली से राहुल गांधी की घोषणा की गई तो सवाल उठे कि प्रियंका गांधी को क्यों चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है, रायबरेली से क्यों राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी से वो हमेशा लड़ते आए हैं। कहते थे कि अमेठी राहुल गांधी का या फिर कांग्रेस का कहले गढ़ है, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने भी इसलिए है क्योंकि रायबरेली जो है वो कांग्रेस की एक परंपरागत सीट है, उसे बचाने की बड़ी चुनौती। और क्योंकि सोनिया गांधी जनता से कह चुकी हैं कि मैंने अपना बेटा यानी राहुल गांधी आपको सौंप दिया है, तो ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने भी है। इमोशनल संदेश देने की कोशिश थी कि अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, या मेरा बेटा मैं अपने राजनीतिक करियर के तौर पर आपको सौंप रही हूँ, उसका
का भविष्य भी आपके हाथों में है। एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा उन्होंने जनता के नाम। और देखिए अब ये जो तस्वीरें हम देखेंगे थोड़ी ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी और जो शुरुआती रुझान होगा उसमें वो जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो सभी चीजों का कंक्लूजन होगा कि कौन सा इमोशनल कार्ड यहाँ पर चला है, किसका नहीं चला है। और देखिए हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी की या कांग्रेस की स्ट्रेटजी की, तो बीजेपी हमेशा ऋषि का एक ही बात कहती आई है कि हमको चुनाव की प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं, स्टैंड बाय मोड पर हम हमेशा रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर देखें कि जब प्यास लगती है कुआं तभी खोदा जाता है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव में उठता रहा। राजनीतिक विश्लेषक रहे वो भी ये इस बात को बताते रहे, जो एक्सपर्ट है, इलेक्शन एक्सपर्ट है, वो भी हमेशा इस बात को उठाते रहे कि कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी पीछे है। राहुल गांधी के भाषणों को ही ले लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से जो भाषण दिए हैं, आक्रामक भाषण अगर हम उन्हें कहें तो बीजेपी ने उन्हें ही मुद्दा बनाया है सबसे ज्यादा। और बीजेपी ये कहती रही है कि कांग्रेस ये कहती रही कि बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति करती है, कास्ट की राजनीति करती है। जो कास्ट के जो भाषण हैं वो तो निकले ही राहुल गांधी के मुंह से हैं, तो फिर तुष्टीकरण कौन कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी यहाँ पर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहा। और देखिए क्योंकि चुनाव का समय है तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, राज्यभर जो भी सीटें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ आप देखेंगे रुझान जो है, जैसे कि पंजाब की हम बात कर रहे हैं 13 सीटें, राजस्थान की अगर आप बात करें 25 सीटें। तो इस तरह से आपके लिए पूरी तैयारियां हमने यहाँ पर की हुई हैं। किस तरह से नतीजे आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे मतदान की जो पेटी है वो खुलती जाएगी, आपको स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो दिखते जाएंगे कि कहां कैसे रुझान आ रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस अन्य के लिए पूरी टोटल सीटों में से क्या रुझान सामने आ रहे हैं वो आप देख पाएंगे। साइड में आप देखेंगे तो किस तरह से राज्यभर जो रुझान आएंगे वो आपको लगातार दिखाएंगे। तो कहीं जाइए नहीं, देश न्यूज पर लगातार बने रहिए ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मिलने तक, देश को प्रधानमंत्री मिलने तक हम आपके साथ हैं और लगातार आपको आंकड़े यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। फिलहाल जैसे कि मनीष जी अभी आप बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर क्योंकि लगातार जारी है और इसको लेकर जैसे कि आप देखा अब कल का दिन भी तो नहीं बचा ना। मतदान के एक दिन बाद, परिणाम के एक दिन पहले जिस तरह से विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, कहीं ना कहीं उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की ये मजबूरी बन गया था कि जनता के मन में कोई गलत नैरेटिव ना सेट हो और उसको सिरे से खारिज करने के लिए जो आरोप थे उसको प्रत्यक्षता से रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और पूरे जो आरोप थे उन्हें सिरे से उन्होंने खारिज किया। लेकिन एक बात अगर हम यहाँ पर देखें मनीष जी, जिसकी हम चर्चा शुरुआत से करते आए हैं कि पूरा चुनाव लोकसभा का निकल गया, लोकतंत्र का महापर्व, जहां पर कहीं हमने देखा कि पहले जो प्रचार प्रसार हुआ करता था, होर्डिंग्स लगाए जाते थे, ढोल धमाकों के साथ नेता आते थे, घर घर जाते थे, कहीं हमने देखा है झाड़ू पोछा करने तक को तैयार हो जाते थे। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ये जो इलेक्शन है एक तरफा इलेक्शन है, विपक्ष इसमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव पहले ही सेट हो चुका था कि एकमात्र इलेक्शन है जो सीधा एक तरफा दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति के तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी ने जो वोट मांगे हैं, बीजेपी की पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक ही तरीके से वोट मांगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ही फेस है हर एक सीट। ये 1970 के बाद की जो इंदिरा गांधी की तस्वीरें थी वो बयां करती है कि उस दौर में भी किसी भी पार्टी पर अगर कोई भी सीट पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो इंदिरा गांधी खड़ी है। लेकिन अभी के हम 2024 के चुनाव में देखें तो सभी सीटों की एक ही तस्वीर थी, सभी सीटों पर एक ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी, एक ही व्यक्ति के फेस पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरफा चुनाव है, विपक्ष इसमें कहीं से कहीं तक दूर तक नजर नहीं आया है। जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वो चुनाव हमने देखा ही नहीं है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देखा कि किस पहले चरण का जब चुनाव हो रहा था, 19 अप्रैल को जब पहले चरण की वोटिंग हुई, तब नेताओं के भाषण में किस प्रकार से मुद्दे दिखाई दिए, फिर मुद्दों की शिफ्टिंग हुई। शुरुआत ही क्योंकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी और एक वो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी जिसकी जरूरत थी इस पूरे चुनाव में। शुरुआत की थी विपक्ष ने, यानी कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उन्होंने यहाँ पर उठाया था। मनीष जी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी का जो भी मैनिफेस्टो आया है उस पर कहीं भी बेरोजगारी को लेकर नहीं कहा गया है, महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है और ये सारे जो तमाम मुद्दे हैं ये विपक्ष की ओर से ही उठाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा, पहला चरण निकला, दूसरा चरण निकला, मुद्दों की जो शिफ्टिंग शुरू हुई है यहाँ पर एक के बाद एक, यानी ये समझिए जिनसे जो चिराग से जिन निकला है वो दूर तक गया है और कल तक भी जो आम मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुद्दे तो गौड़ ही नजर आए हैं और हमेशा जो विपक्ष है उसके निशाने पर इलेक्शन कमीशन रहा और ये अच्छा भी है। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी तस्वीर जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की है वो तस्वीरें याद रखने योग्य है
कि कहीं ना कहीं अगर उन पर आरोप लगेंगे या मुट्ठी भर भी आरोप लगेंगे तो उन आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक जवाब भी दिया है कि देखिए अगर आपके पास में मुद्दे हैं, सबूत है तो पेश करिए, हम उन पर भी जवाब देंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कल तक जयराम रमेश जवाब नहीं दे पाए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें समय भी दिया गया था कि हाँ। दोपहर 3 बजे तक आप अपनी बात रखें। अगर आपने ऐसा कहा है तो कोई प्रूफ दे, कोई प्रूफ दें, तथ्यों के बिल्कुल। आधार पर इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन वो बात नहीं रख पाए हैं। इससे कहीं ना कहीं अब देखिए, विपक्ष में हमने जिस तरह के बयानबाजी या फिर जो उनके सलाहकार रहे हैं, उनकी जो टिप्पणियां हमने देखी हैं, वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं स्पष्ट करती जाती हैं कि किस बिल्कुल। तरह की रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं अब जैसे कि हालांकि हमने संभावित आंकड़े आपको बताए थे, एग्जिट पोल के जो हमारे आंकड़े थे, एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। कांग्रेस जो थी वो 113 या 118 पर हमने ऐसे आंकड़े दिए थे, लेकिन संभावित आंकड़े थे, अनुमान के आधार पर हम बात बिल्कुल। कर रहे थे। आज नतीजे साफ होने वाले हैं, रुझान बस कुछ ही देर में आना शुरू बिल्कुल। हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मनीष जी, अगर एंड को फिर से बढ़त मिलती है तो एक बार फिर हम ठीकरा ईवीएम पर फूटता हुआ देखेंगे अब। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विपक्ष हारता है तो वो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ता है। अब देखिए हम कुछ और राज्यों की अगर बात करें, देखिए 8:55 हो चुके हैं और अब से 5 मिनट बाद जो है, 7:55 7:55 हो चुके हैं और कुछ देर बाद देखिए तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएगी। जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, इसके बाद में ईवीएम की गिनती की जाएगी। बस 5 मिनट का समय और है। देश न्यूज आपको हर राज्य की हर सीटों का हर बड़ा अपडेट देगा। बता दें कि जो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेट बाय आंकड़े हैं और इसके अलावा हम अदर को भी बताएंगे कि अदर के खाते में कितनी सीटें जा रही है। इसके अलावा एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही है, जो इंडिया गठबंधन है उनके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, किस स्टेट से कितनी सीटें जा रही है, और जो वीआईपी सीटों की जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किस स्टेट में कौन सी वीआईपी सीटें हैं, हर वीआईपी सीट का हर एक रुझान, हर एक काउंटिंग हम आपको बताएंगे। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके साथ देखिए ऋषि का हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की 7 सीट पर 1951 का जो चुनाव रहा, बाबल का चुनाव रहा, उसको लेकर अगर 2019 तक का सर्वेक्षण करें तो जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती हो वही केंद्र में बनता है। यहाँ एक किंवदंतियां चलती है, ये दंत कथाएं चलती है। दंत कथा कितनी टूटेंगी को देखिए, 2014 का चुनाव बीजेपी जीती, सत्ता में आई। 2019 का चुनाव बीजेपी जीती, सत्ता में आई। 24 का चुनाव भी देखना होगा कि कौन सबसे ज्यादा पार्टी सीट वहां पर जीती है, किस पार्टी पर वहां पर 7 सीटें मिलती है। अब लेकिन 2-3 सीटें ऐसी है दिल्ली की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो देखिए लगातार, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ भाई, दिल्ली दिल वालों की दिल है। वालों की। और जब भी दिल्ली के दिल वाले किसी को दिल से चुनते हैं तो भरपूर समर्थन उनको देते हैं। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा, आम आदमी पार्टी को पूरे दिल से दिल्ली की जनता ने चुना और उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन जब भी हम लोकसभा चुनाव देखते हैं तो दिल्ली की जनता पूरे दिल से बीजेपी पर भरोसा जताती है। और कहीं ना कहीं इस बार भी हमने जैसे आंकड़े बताए हैं, दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे थे मनीष जी, वो बताएं। देखिए कहीं ना कहीं 2 सीटों पर असमंजस की असमंजस स्थिति की बनी स्थिति, हुई एक है। तो कन्हैया कुमार की है और एक दूसरी है बांसुरी स्वराज, जहां से कन्हैया कुमार और उनका मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए जो सोमनाथ भारती है वो बांसुरी स्वराज को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम सोमनाथ भारती को बयान सुनवा देते हैं, बयान बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मैं सिर मंडवा लूंगा। ये सोमनाथ भारती की तरफ से कहा गया था। आज काउंटिंग हो जाएगी तो कल हम तस्वीरें देखेंगे कि सोमनाथ भारती का रुख क्या रहता है। लेकिन हम देखिए बांसुरी स्वराज का इसलिए जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि सुषमा स्वराज की वो बेटी है। सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री रह चुकी है, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही हैं, वो सबसे ज्यादा समय तक विदेश मंत्री रही हैं। और देखिए एक बड़ा नाम बीजेपी में माना जाता है उनका, उनकी बेटी को बीजेपी ने यहां से लॉन्च किया है। ये पहला उनका चुनाव है, इसलिए सीट ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हम कन्हैया कुमार की भी बात करें, कन्हैया कुमार भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी तस्वीरें थोड़ी असमंजस में है कि हो सकता है कि वो इस सीट को निकाल लें। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी वहां पर इमोशनल कार्ड फेंकती हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, उसके बाद में उनकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं लगातार इमोशनल मैसेज देती हुई नजर आई। और कल भी जब 1 तारीख को भी जब अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया तो इमोशनल मैसेज देकर गए, मैं मर भी जाऊं तो चिंता मत करना, ये वो तमाम प्रकार के यहाँ पर इमोशनल मैसेज देते गए, बातचीत करते हुए गए। और इसमें दिल्ली के साथ साथ मनीष जी जिन 2 सीटों का आपने जिक्र किया वो तो है ही, लेकिन पंजाब भी कहीं ना कहीं दिलचस्प स्थिति में इसलिए भी है क्योंकि गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं, हम देखिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार, लेकिन पंजाब में स्थिति क्या, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ में हम देखते हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
साथ में है, तो वही पंजाब में हम देखते हैं आमने पंजाब में सामने खड़ी हुई है। अब आमने-सामने ऐसे खड़ी में हुई। पंजाब में 4 पार्टियां तो हो ही जाती हैं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी आम आदमी पार्टी। पार्टी, अब ये बिल्कुल। चारों पार्टियों की साख दांव पर है, लेकिन पंजाब की स्थिति, क्योंकि 13 सीटें वहां से भी आती हैं, और कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरह से हमने देखा है किसान आंदोलन को लेकर ले लें, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने वहां पर एक अपना वर्चस्व भी अच्छा बनाया है। तो पंजाब की स्थिति दिलचस्प भी इसलिए क्योंकि अकाली दल की भी वहां पर, जब हम बात करते हैं आंकड़ों की, वहां पर अकाली दल को भी 4 से 5 सीटें आती हुई हमने यहाँ पर बताई हैं एग्जिट पोल में। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो दिल्ली और आम आदमी पार्टी क्योंकि आमने सामने है, तो बिल्कुल। पंजाब बेहद दिलचस्प स्थिति में यहाँ पर बना हुआ क्योंकि है। देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा बात इस बात की रही कि वहां पर किसान आंदोलन हुआ, किसान सबसे ज्यादा वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर गए, तो इसका फर्क वहां पर हो सकता है कि कुछ सीटों पर पड़े, लेकिन सर्वाधिक सीटों पर पड़ेगा इसकी कोई असर नहीं दिख रहा है। किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा अभी थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन जो 13 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर देखिए शिरोमणि अकाली दल वहां पर रही, 4 से 5 सीटें उसके खाते में रही। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। देखिए विधानसभा चुनाव के हम आंकड़े अगर खोलकर देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी तीनों के बीच में ही ये पूरा मुकाबला रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव की तस्वीरें कुछ जुदा नहीं है, सेम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी, और यहाँ पर तमाम राज्य जिनके रुझान आपके सामने बस कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे 8 बजने में, क्योंकि अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया, 8 बज चुके हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आप देखेंगे कि राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, अब चाहे सिक्किम की बात करें या फिर असम की बात करें, तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे बीजेपी, कांग्रेस के यानी टोटल सीटों के आंकड़े 542 सीटों का सर्वेक्षण हम करने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की एक सूरत सीट आपको बार बार बता रहे हैं जो बीजेपी के खाते में यानी एनडीए के खाते में पहले ही जा चुकी है। यानी जो 400 पार का जो दावा बीजेपी कर रही थी, 399 का दावा वो रह गया है। देखना होगा कि 399 का दावा कितना पूरा होता है। तो टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से राज्यभर आपको आंकड़े बताएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, बस कुछ ही देर में वापस लौट रहे हैं आपके पास रुझानों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।